हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं सीएजी। तो लॉन्ग कट में पढ़ लेते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में क्या है, हमारे सीएजी बदले गए हैं। वर्तमान में सीएजी बने हमारे के संजय मूर्ति। तो इसे आप याद रखेंगे, के संजय मूर्ति हमारे नए सीएजी बने हैं। तो इनका नाम आप जरूर याद रखना, हो सकता परीक्षा में आ जाए। अब सीएजी की बात कर रहे हैं हम, तो सीएजी का अंग्रेजी में पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में क्या होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। प्रावधान की बात करें तो संविधान में इनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 से 151 तक। संविधान में इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, 148 से लेकर 151 तक इनका उल्लेख किया गया है। अब बात करें सीएजी की, तो भारत में सीएजी अर्थात जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है, ये ब्रिटेन की देन है। अर्थात ये हमारा विचार नहीं था, ये भारत की आज़ादी से पहले ही ये पद सृजित हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग की स्थापना कर दी थी आज़ादी से पहले। किसकी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग की स्थापना ब्रिटेन के द्वारा भारत में कर दी गई थी। और इस विभाग पे जो अधिकारी लगता था उसे कहते थे महालेखाकार या ऑडिटर जनरल, जिसकी नियुक्ति क्या भारत सचिव के द्वारा की जाती थी। पहले क्या होता था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, इंडियन ऑडिट और अकाउंट विभाग की स्थापना की गई। और ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट विभाग है, इसके हेड या अधिकारी होता था, उसे क्या कहते थे, महालेखाकार या फिर ऑडिटर जनरल। अभी ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता था, भारत सचिव, जो कहाँ बैठता था, लंदन में। अब बात करें तो 1858 में सर एडवर्ड ड्रमंड, इनको भारत का पहला महालेखाकार बनाया गया। भारत का पहला महालेखाकार किसे बनाया गया, सर एडवर्ड ड्रमंड को। किसे बनाया गया, सर एडवर्ड ड्रमंड को हमारा भारत का पहला महालेखाकार बनाया गया। और कब, 1858 में। कब बनाया गया, 1858 में भारत का पहला महालेखाकार किसे बनाया गया, याद रखना आप, सर एडवर्ड ड्रमंड। अब बात करें महालेखाकार की, तो महालेखाकार का कार्यकाल ब्रिटिश सम्राट के प्रसाद पर्यंत था। पहले क्या था, एक मिनट सफाई का गाना आप सुन लीजिए थोड़ा सा, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से हमने ये वादा कर लिया है कि स्वच्छ रहना है, स्वच्छ रखना है देश को। तो अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। 1884 में जो महालेखाकार का पद था, इससे पहले हमने ये बात नहीं की कि जो महालेखाकार का पद था या उसका कार्यकाल है, ये ब्रिटिश सम्राट के प्रसाद पर्यंत अर्थात उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। यदि वो चाहते तो ये 2 दिन के अंदर समाप्त कर सकते थे कार्यकाल उनका, या फिर काफ़ी लंबे समय तक भी उनको कार्यकाल दिया जा सकता था। अर्थात उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था। फिर 1884 में जो महालेखाकार पद है उसका नाम बदल दिया गया, और क्या कर दिया गया, सीएजी। क्या कर दिया गया, सीएजी। सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर 1935 आया। 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें जो ब्रिटिश क्राउन है उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तो सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और राज्य स्तर पर महालेखाध्यक्ष अर्थात अकाउंटेंट जनरल की नियुक्ति की जाने लगी। तो 1935 में क्या किया, 2 स्तर बना दिए। क्या बना दिए, 2 स्तर बना दिए। जो सेंटर है या देश के स्तर है, वहां पे तो क्या होगा, सीएजी, और जो राज्य स्तर है वहां पे क्या बना, एजी। राज्य स्तर पे तो क्या बना दिए, एजी बना दिए। एजी का मतलब होता है अकाउंटेंट जनरल, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बात करेंगे हम 1950 की। 1950 में संविधान लागू किया गया, और संविधान के लागू होने पर भारत में केवल सीएजी का पद रखा गया। क्या रखा गया, केवल सीएजी का पद रखा गया। और सीएजी क्या होता है, एक सदस्यीय आयोग है, अर्थात इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसी चीजें नहीं होती, इसमें केवल एक सीएजी होता है। तो 1950 में हमारे सीएजी पद को
अपना लिया गया। अब इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है संविधान के अंदर। तो संविधान में क्या क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है कि आयोग की संरचना कैसी होगी, और वास्तव में संरचना कैसी होगी। यह एक सदस्यीय आयोग है, अर्थात इसमें केवल एक सदस्य होगा। अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है। फिर 148(1) में क्या लिखा हुआ है। 148(1) में लिखा हुआ है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो वर्तमान में के संजय मूर्ति हमारे नए सीएजी हैं, तो उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे। सीएजी का कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 148(1) के अनुसार सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो वह होगा। अब जैसे हमारे जो नए सीएजी है उनका कार्यकाल केवल 5 साल होगा। तो आप सोचेंगे तो यहाँ तो 6 साल और 65 साल लिखा हुआ है, तो 5 साल ही क्यों होगा। क्यों, क्योंकि वो 60 साल के और 5 साल बाद वो 65 साल के हो जाएंगे। तो अर्थात वह 6 साल की बजाय कितने साल तक कार्य करेंगे, केवल 5 साल तक। यदि वो 59 साल के होते तो वो 6 साल तक कार्य करते, लेकिन वो अब कितने साल के हैं, 60 साल के, तो केवल 5 साल तक कार्य करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जो हमारे के संजय मूर्ति है वो केवल 5 साल तक कार्य करेंगे। और वैसे कार्यकाल के कितना है, 6 वर्ष और 65 साल। जो भी पहले होगा वह उसका कार्यकाल होगा। त्यागपत्र की बात करें, जो सीएजी अपना त्यागपत्र 148(1) के अनुसार राष्ट्रपति को देगा। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है और त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को। अब यदि कोई गलती कर दे सीएजी तो उसको हटाने की कोई प्रक्रिया है या नहीं। हाँ, उसे हटाने की एक प्रक्रिया है। तो निष्कासन प्रक्रिया या पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो ये भी हमारे 148(1) में ही लिखा गया है कि सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, वैसी की वैसी प्रक्रिया होगी सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया। फिर शपथ की बात करें, सीएजी को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा। और शपथ कैसी होगी, जैसा हमारे तीसरी अनुसूची में लिखा है। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, शपथ के बारे में बताया गया, सभी पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है। तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, पहली बात तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। और शपथ कैसी होगी, जैसा तीसरी अनुसूची में लिखा है। अब बात करते हैं सीएजी को वेतन और सेवा शर्तें क्या होगी, सीएजी को कितनी तनख्वाह मिलेगी, कैसा क्या मिलेगा। ये हमारे 148(3) में लिखा है। अनुच्छेद 148(3) में जो सीएजी है उसके वेतन और सेवा शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है। और 148(3) के अनुसार सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण क्या संसद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा। और कैसे, जैसा दूसरी अनुसूची में लिखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते लिखे हैं, अर्थात किसको कितना वेतन और भत्ते मिलेंगे। और तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ, शपथ, अर्थात वेतन दूसरी अनुसूची का विषय। तो उसमें तय करेंगे। और उसमें क्या तय कर रखा है, उसमें यह तय कर रखा है कि सीएजी का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके बराबर वेतन किसे मिलेगा, सीएजी को। और कितना मिलता है उनको, सीएजी को वर्तमान में 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। अब बात करें सीएजी का जो वेतन है ये भारत की संचित निधि पर भारित है। किस पर भारित है, भारत की संचित निधि पर भारित है। अब आप सोचते होंगे भारत की संचित निधि पर भारित है तो इसमें अनोखी कौन सी बात हो गई, ये तो और भी होते होंगे। बात यह है कि सीएजी के जो वेतन है उस पर कभी भी चर्चा नहीं की जाती है। जो संसद है, संसद में न तो लोकसभा में न राज्यसभा में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है सीएजी के वेतन को लेके। इस सीएजी का न तो वेतन कम किया जा सकता है, न बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। और औचित्यता, सीएजी के खर्चे, इन पर कभी भी संसद के दोनों ही सदनों में या फिर विधानसभा में कभी भी चर्चा नहीं की जाती। और वह सीधा ही जो संचित निधि है वहां से दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, तो ये है हमारा 148(4). 148(4) के अनुसार देखें तो सीएजी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद न तो केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार, ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये किसी भी पद का कोई पात्र नहीं होगा, अर्थात उसे
किसी भी पद पर नहीं लगाया जाएगा, अर्थात एक ही बार लगाया जाएगा, दोबारा नहीं लगाया जाएगा। अगली बात देखें, लेकिन जो हमारे विनोद राय थे, कौन? विनोद राय, ये भी हमारे सीएजी थे। क्या थे? हमारे सीएजी थे। जब इनका रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट के बाद इनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। किसका? बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बीसीसीआई क्या है? एक बोर्ड है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करती है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। 148(5) की बात करें तो 148(5) के अनुसार लेखा परीक्षक और लेखा विभाग, इसके जो कर्मचारी है, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण सीएजी की सलाह से राष्ट्रपति तय करेगा। मतलब जो लेखा परीक्षक होते हैं, ऑडिटर होते हैं, और लेखा विभाग अर्थात अकाउंटेंट विभाग है, इनमें जो भी कर्मचारी होंगे उनकी क्या सेवा शर्तें होंगी कि सीएजी से पूछ के कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा, और लेकिन अपने आप नहीं करेगा, वह सीएजी से पूछ कर ही करेगा। अगला अनुच्छेद आता हमारा 148(6). 148(6) की बात करते हैं तो इसके अनुसार सीएजी कार्यालय का जो प्रशासनिक खर्चा है वह भारत की संचित निधि पर भारित है। अर्थात इस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी सीएजी कार्यालय में क्या खर्चा किया जा रहा है, क्यों खर्चा किया जा रहा है, कितना खर्चा किया जा रहा है, इस पर कभी भी चर्चा नहीं होगी। वह भारत की संचित निधि पर सीधा ही भारित होगा, अर्थात सीधा ही लिया जाएगा। अब 148 खत्म हो चुका है। अब आता है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि सीएजी क्या क्या कार्य करेगा और सीएजी की कौन कौन सी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 149 के अनुसार केंद्र और राज्य के जो लेखे हैं, अकाउंट है, उनके रखरखाव और व्यवस्थित रखने के लिए संसद कानून बनाएगी। क्या? 149 के अनुसार केंद्र और राज्यों के जो लेखे हैं उनके रखरखाव और उनको व्यवस्थित रखने के लिए संसद क्या कानून बनाएगी। वर्ष 1971 में क्या किया? संसद ने सीएजी के कार्य और शक्तियों को लेकर कानून बनाया, जिसमें क्या 1976 में संशोधन किया गया, 71 में कानून बनाया और 76 में संशोधन किया गया। फिर क्या किया? लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों को अलग अलग किया गया, अर्थात अकाउंट्स और ऑडिट दोनों को अलग अलग किया गया। पहले क्या होता था? सीएजी के पास दोनों कार्य हुआ करते थे। कौन कौन से कार्य? पहले सीएजी अकाउंट बनाता था, अर्थात जो भी लेखे हैं वो लेखे किस प्रकार रखे जाएंगे, कोई भी फॉर्म किस प्रकार बनाया जाएगा, फॉर्म में कौन कौन से पॉइंट होंगे, उनके क्या पैरामीटर होंगे, ये सब तय करने का काम सीएजी का करता था। और सीएजी फिर उनकी ऑडिट करता था, अर्थात उनकी जांच भी कौन करता था? सीएजी करता था। तो दोनों कार्य किसके पास थे? सीएजी के पास। लेकिन फिर 1976 में इन दोनों कार्य को अलग अलग कर दिया गया। दोनों कार्य को अलग अलग कर दिया गया। दोनों कौन कौन से कार्य थे? लेखांकन और लेखा परीक्षण। इसके लिए दो विभाग बने, एक तो हमारा सीएजी है और दूसरा विभाग कौन सा है? सीजीए। ये याद रखना, दो विभाग है, एक तो सीएजी है और एक सीजीए। सीएजी टॉप पे रहेगा और सीजीए इसके अंडर काम करता है, लेकिन अलग विभाग है। ये आप याद रखना, दो विभाग है, सीएजी और सीजीए। सीजीए के थ्रू अकाउंटेंट की भर्ती की जाती है और सीएजी के थ्रू ऑडिटर की भर्ती की जाती है। तो आप इनको भी याद करना। अब बात करें सीएजी की, तो सीएजी क्या क्या कार्य करता है, सीएजी के कौन कौन से कार्य है। केंद्र राज्य जितने भी खर्चे करता है तो उन खर्चों का लेखा परीक्षण सीएजी के द्वारा किया जाता है। सीएजी क्या करता है? केंद्र राज्यों के खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। फिर जो भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसके खर्चों का लेखा परीक्षण भी सीएजी के द्वारा ही किया जाता है कि यदि आप संचित निधि से पैसा निकालते हो तो उस पैसे का लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? सीएजी के द्वारा। साथ ही साथ जो 500 करोड़ रुपए की राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि होती है, कंटिजेंसी फंड होते हैं, उससे भी यदि कोई खर्चा होता है तो उस खर्चे का लेखा परीक्षण भी सीएजी के द्वारा किया जाता है। फिर जो कर्मचारी होते हैं जिनके पेंशन के पैसे होते हैं, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, तो ये पीपीएफ में जो पैसा जमा होता है उस खर्चे, उससे जो खर्चा होता है उसका लेखा परीक्षण भी सीएजी के द्वारा किया जाता है। जब केंद्र का करता है तो राज्यों का भी करेगा, तो राज्य की जो संचित निधि है उसके खर्चों का लेखा परीक्षण भी सीएजी के द्वारा ही किया जाता है।
सरकारी जितने भी निगम है, कंपनियां हैं, वो जो खर्चे करती है उनका लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सीएजी के द्वारा। राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें, तो जो हमारे स्थानीय निकाय मतलब जो पंचायतें हैं, नगर निगम है, उनकी ऑडिट भी सीएजी कर सकता है, लेकिन अपने आप नहीं करता ये सीएजी, लेकिन यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति रिक्वेस्ट करे तो ही कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों के खातों का लेखा परीक्षण भी सीएजी के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार है तो उनके जितने विभाग होते हैं उनके खातों का लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सीएजी के द्वारा। केंद्र राज्य सरकारों के आय व्यय का जो लेखा परीक्षण है वह भी सीएजी के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र राज्य सरकार के जो लेखा प्रपत्र है, अर्थात किस प्रकार अकाउंट को रखा जाना चाहिए, किस फॉर्मेट में रखा जाना चाहिए, इसके विवरण को लेकर राष्ट्रपति को सलाह देता कौन? सीएजी। तो सीएजी राष्ट्रपति को बताता है कि जितने भी अकाउंट है उनको किस तरह से रखा जाना चाहिए, तो सीएजी राष्ट्रपति को बताता है। फिर जो हमारी पीएसी अर्थात लोक लेखा समिति है, ये तो आपको पता ही होगा, लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। इसको सहयोग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सीएजी। इसीलिए उसे उसका दिशा निर्देशक, मित्र और दार्शनिक कहते हैं। लोक लेखा समिति का मित्र, निर्देशक और दार्शनिक किसे कहा जाता है? सीएजी। यह सरकार को सलाह देता है कि लेखों का प्रारूप कैसा होना चाहिए, अर्थात जो अकाउंट है किस फॉर्मेट में रखे जाने चाहिए, तो लेखों का प्रारूप कैसा होना चाहिए, यह सरकार को सलाह देता कौन? सीएजी। केंद्र के जो लेखे होते हैं उनका विवरण और लेखा परीक्षण की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। केंद्र के जो लेखे हैं उनका विवरण और लेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? उसे संसद के सामने रखवाता है। राज्य के जो लेखा परीक्षण की रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देता है। तो केंद्र की तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्य की रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को। और फिर राज्यपाल क्या करेगा? उस रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने रखवाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे विधानसभा के सामने, वो संसद के सामने रखवाएगा। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 150। 150 क्या कहता है हमारे कि जो सीएजी है इसके द्वारा केंद्र राज्य के लेखों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। केंद्र राज्य के लेखे किस प्रकार से रखे जाएंगे उसका प्रारूप तैयार करने के लिए कौन का काम करेगा? हमारा सीएजी। फिर अनुच्छेद आता है हमारा 151। 151 क्या कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी केंद्र सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को और राज्य सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल को। राष्ट्रपति वार्षिक प्रतिवेदन को केंद्रीय वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में रखवाएगा, और राज्यपाल क्या करेगा? राज्य वित्त मंत्री के माध्यम से विधानमंडल में रखवाएगा। ठीक है, तो प्रतिवेदन भी हो गया। अब सीएजी की बात करें तो सीएजी दो प्रकार की रिपोर्ट बनाता है। सीएजी क्या है? दो प्रकार की रिपोर्ट बनाता है। एक तो सरकारी खर्चों की अलग रिपोर्ट बनाता है, दूसरी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके खर्चों की अलग रिपोर्ट बनाता है। तो दो कंपनियां हैं, दो तरीके से रिपोर्ट है, एक तो सरकारी खर्चे की रिपोर्ट है, एक सरकारी कंपनियों के खर्चे की रिपोर्ट है। तो जो सरकारी खर्चे की रिपोर्ट है यह रिपोर्ट तो पीएसी अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति में पेश की जाती है, और लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। जबकि जो पीएसयू होते हैं हमारे सरकारी कंपनियां, उसकी रिपोर्ट पीयूसी अर्थात लोक उपक्रम समिति में रखी जाती है, और लोक उपक्रम समिति इसकी जांच करती है। और दोनों प्रकार की रिपोर्ट सबसे पहले राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति उसको संसद को पेश करता है या भेजता है। अब वर्तमान के हमारे सीएजी की बात करें तो ये जब नोट्स बने थे उस समय अर्थात थोड़े से टाइम पहले क्या थे? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे सीएजी थे। अब हमारे सीएजी कौन है वर्तमान में? के संजय मूर्ति। तो ये याद रखना, वर्तमान में तो हमारे के संजय मूर्ति है, और 15-20 दिन पहले क्या थे? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब इसे याद रखना। सीएजी हमारे पिछले सीएजी हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे हैं।
अब अन्य तथ्यों की बात करें सीएजी के बारे में, तो भारत का पहला सीएजी अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव था, जो 1948 से 1954 तक रहे थे। वर्तमान में हमारे के संजय मूर्ति है, उससे पिछले हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। सीएजी या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी या वॉचडॉग होता है। किसका? सार्वजनिक वित्त का। सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा दिया जाता है। आलोचक कभी कभी सीएजी को जागरूक पहरेदार की जगह रक्त पिपासु शिकारी कुत्ता भी कहते हैं, जो सरकारी अधिकारी को टांग को पकड़ लेता है और सरकारी अधिकारियों को आगे नहीं बढ़ने देता। और बात करें पॉल एच एप्पलबी की, तो सीएजी की इसने कटु आलोचना की है और इसके कार्यों को क्या बताया? औपनिवेशिक विरासत, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो भारत के अंदर अन्याय किया जाता था, तो सीएजी के माध्यम से होते थे वो अन्याय। तो भारत के अंदर ये अन्याय लगातार जारी है। सीएजी के पद पर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के, जो भारतीय लेखा सेवा के जो अधिकारी है, उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने सीएजी के बारे में देखा, उनके कार्य, उनके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में देखा, उनकी रिपोर्टों के बारे में देखा। तो आज सब कुछ जानने का हमने प्रयास किया इसके संबंध में। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है हमारी मुहिम है इसको आगे बढ़ाया जा सके।